साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 211 नंबर के क्वेश्चन से। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? देखो तो रटने में आ गए क्वेश्चन, मतलब अभिनव जयदेव आप डायरेक्ट आंसर बता रहे होंगे कि अभिनव जयदेव हम लोग किस कवि अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, किस कवि को जाना जाता है। अच्छे से इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं। सबको पता है कि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कवि शेखर भी विद्यापति को ही कहते हैं। तो विद्यापति के अनेक नाम थे जो आपको पता होंगे। कवि शेखर है, कवि कंठहार है, नव कवि शेखर है, खेलन कवि है, दशावधान है, पंचानन है, मैथिल कोकिल है। इतने सारे नाम से जो है हम लोग विद्यापति को जानते हैं साथियों। तो अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। ये अच्छे से आपको पता हो गया है। विद्यापति के बारे में हम लोगों ने पहले बहुत कुछ डिटेल से पढ़ लिया है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा बहुत और डिटेल से इनके बारे में। आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ये उपाधि तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दी थी इनको। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जो इस प्रकार है। कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। साथियों इतनी सारी उपाधियों से इनके प्रशंसकों ने विद्यापति को विभूषित किया है। इतनी सारी उपाधियां इनको दी है और ये आदिकालीन कवि है। और जो अभिनव जयदेव जो इनको कहा है, ये उपाधि इनको इनके तिरहुत के राजा शिव सिंह ने इनको दी है, जिनके आश्रयदाता ये रहे हैं। ठीक है। अगला है विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली। साथियों आप सबको पता होगा विद्यापति के द्वारा 16 रचनाओं की 16 ग्रंथ या 16 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ में गिनी जाती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आप सबको पता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखी गई है? दामोदर दास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा के द्वारा लिखी गई रचना है। ये एक व्याकरण रचना है, 12वीं शताब्दी में रचित रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माना जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण में जो है वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। साथियों अगला प्रश्न 213 नंबर का, प्रबंध चिंतामणि के जो रचयिता है वो कौन है? मेरुतुंग। साथियों अनेक बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अनेक बार इस रचना के बारे में पूछा जाता है और यही पूछा जाता है कि चिंतामणि जो है किसकी रचना है। मैंने अधिकतर यही पूछा है। ठीक है। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरुतुंग हैं। इस ग्रंथ में धार धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में हैं, जबकि जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित और राहुवेल के रचयिता रोड़ा कवि को माना जाता है और चंदन बाला राज के रचयिता आशु कवि को माना जाता है। अगला प्रश्न है 214 नंबर का, आगम बेह पुराणी पंडित मान बहंती पक्क श्री फल अली जिम वाहे रित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी है साथियों? ये काव्य पंक्तियां कणप्पा की है। आगम बेह पुराणी पंडित मान बहंती पक्क श्री फल अली जिम वाहे रित भ्रमयंती किसने लिखी है? कणप्पा के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। और भी राइटर की पंक्तियां यहाँ दी गई है। यूजीसी नेट में ये प्रश्न आया हुआ था, आप थोड़ा सा इनका ध्यान दीजिए।
आगम बेह पुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अलीह जिम वाहे रीति भ्रमयंती। किसने लिखा? कणप्पा ने लिखा। गंगा जमुना माजरे बही नाही ताही बुंडली मातंगी पोही आली ले पार करही। डोंबिपा की रचना है। जही मन पवन न संचरही रवि शशि नाही प्रवेश तही वत चित्त विषाम करु शरीर कहे उवेश। किसने लिखा? सरप्पा ने लिखी है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागह कानेट चोर नीलका गही मागह दिवसही बहुनी काढ़ी डरे बाह रति बहेली कामरू जाह। किसने लिखी है? कुकुरिप्पा के द्वारा ये रचना लिखी गई है साथियों। तो साथियों ये पंक्तियां आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए और किसने लिखी है, कहीं कि इनमें से कोई आ सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पंक्तियां ही दी गई है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम साथियों, आपको ये प्रश्न पहले भी मिला होगा। ये प्रश्न अनेक बार पूछ लिया गया है कि रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो 100% ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा गया है। स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण और हेमचंद्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? स्वयंभू, अद्दहमाण, पुष्पदंत और हेमचंद्र। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण और हेमचंद्र। तो साथियों ये जो प्रश्न है इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसकी डिटेल। स्वयंभू 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अद्दहमाण 12वीं शताब्दी, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न को तो आप रट ही लीजिए प्लीज, क्योंकि ये प्रश्न अनेक बार पूछ लिया गया है। इनका क्रम जरूर पूछा जाता है। स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण और हेमचंद्र। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है 216 नंबर का प्रश्न है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियां कृष्ण भक्त या राग अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छहों धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं निर्गुणिया संतों की वाणियां कृष्ण भक्त या रागानुग भक्ति मार्ग के साधकों के पद राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छहों धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई है साथियों। ठीक है, याद हो जाएगी आप लोगों को। देखिए 217 नंबर का प्रश्न है। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो विस्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। देखिए कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही है। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करता है। महाकुंडलिनी में ये व्याप्त शक्ति का संहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पनाएं की गई हैं जिनसे होती हुई कुंडलिनी बहारंध्र तक पहुंचकर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनहद घोष करती है। तो ये पढ़ लेना साथियों। वैसे तो कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं, यही ज्यादातर पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपको मेल करना है। देखिएगा इसमें ए ऑप्शन राइट रहेगा। तो प्रबंध चिंतामणि आप सबको पता है
किसकी रचना है? जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद श्रीधर की रचना है। जय चंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है साथियों। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद श्रीधर की। जय चंद प्रकाश मधुकर भट्ट केदार की। और जय मयंक जस चंद्रिका। साथियों इसमें जय मयंक मयंक आ रहा है तो मधुकर कवि जय चंद प्रकाश भट्ट भट्ट केदार, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो याद हो जाएगी। प्रबंध चिंतामणि 1304 में प्रकाशित हुई, जैन आचार्य मेरुतुंग ने लिखी है। रणमल छंद 1454 में श्रीधर ने लिखी। जयचंद प्रकाश प्रकाशित हुई 1224 में, भट्ट केदार इसके राइटर हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, 1243 में ये प्रकाशित हुई। लखन लखन सेन पद्मावती 1459 में दामोदर कवि के द्वारा ये रचना लिखी गई है। पुरुष परीक्षा, देखो पुरुष परीक्षा एक नाटक है। ये किसके द्वारा लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया था और विद्यापति के द्वारा ये एक नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो पुरुष परीक्षा क्या है? एक नाटक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शैव सर्वस्व सार गंगा वाक्यावली दुर्गा भक्त तरंगिणी भू परिक्रमा दान वाक्यावली विभाग सार लिखनावली गया पतलक वर्ण कृत्य इत्यादि रचनाएं इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी। अवट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनके द्वारा लिखी गई थी। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी में लिखी गई। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली 1403 में लिखी। और गोरक्ष विजय जो इनका नाटक था, सॉरी ये पुरुष परीक्षा इनका नाटक नहीं था, गोरक्ष विजय इनका नाटक था साथियों, गलती हो गई मेरे से, सॉरी मांगता हूं। वो गोरक्ष विजय था इनका नाटक, पुरुष परीक्षा इनका नाटक नहीं था। पुरुष परीक्षा तो इन्होंने संस्कृत में लिखी गई इनकी एक रचना थी, ठीक है। गोरक्ष इनका नाटक है जो मैथिली भाषा में लिखा गया था। पदावली भी इनकी रचना है जो फेमस रचना है जो मैथिली भाषा में लिखी गई। देवसेन के ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्रावकाचार, नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम्ब दोहा इत्यादि है। गोरखनाथ के काव्य कौन कौन से हैं? पीताम्बर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के जो काव्य ग्रंथ हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। और इसमें देखो साथियों बहुत अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह से 14 ग्रंथ जो इन्होंने प्रमाणिक माने हैं उनके अंदर गोरखवाणी नाम से किया है इन्होंने, मानकर उनका जो संपादन है वो गोरखवाणी नाम से किया है। शब्द पद शिष्या दर्शन प्राण संकली नरवे बोध आत्मबोध अबे मात्रा योग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंद्र गोरख बोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा, ये इनके ग्रंथ रहे। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन जो है गोरखवाणी नाम से किया है और ये यहाँ दिए गए। ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, ये भी अनेक बार पूछा गया है कि वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। और डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रवकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रवकाचार को हिंदी के प्रथम रचना मानते हैं। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र नाम भी दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो वो है यहाँ पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। तो साथियों ये एक सारणी ये टेबल दी गई है। प्रमाणिक कौन मानता है? श्याम सुंदर मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ये प्रमाणिक मानते हैं।
अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा अप्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मुनि जन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। साथियों इस तरह से आप भी टेबल बना लीजिए कि जो पृथ्वीराज रासो है उसको कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है और कौन अर्ध प्रमाणिक मानता है। तो प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अप्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कवि श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मुनि जिन विजय, मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। बार बार पढ़ोगे तो पिक्चर इसकी एक क्लियर हो जाएगी, किस साइड कौन है, बीच में कौन है और पीछे कौन है। तो इस तरह से ये याद आप कर सकते हो साथियों। अच्छा है, बढ़िया प्रश्न है। और प्रमाणिक मानने वालों में कर्नल जेम्स टोड भी है, मथुरा प्रसाद दीक्षित है और मोतीलाल मेनारिया भी है। साथियों अप्रमाणिक मानने वालों में और भी हैं, डॉक्टर वुलर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और मुरारी दान, ये अप्रमाणिक मानने वाले। इसके बाद में अर्ध प्रमाणिक में अगरचंद नाहट भी है और डॉक्टर दशरथ ओझा भी है। तो नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रमाणिक मानते थे। साथियों ये बात आप याद रखिए, पूर्ण अप्रमाणिक कौन मानता था? नरोत्तम स्वामी। तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राहुल वेल किसने लिखी है? रोड़ा कवि ने। कुमार रासो, चंदन बाला रास और योगचर्या। साथियों मुझे बताइए 221 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो राहुल वेल, कुमार रासो, दलपत विजय, चंदन बाला रास, आसगु कवि, योगचर्या। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? 221 नंबर के प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। तो मिलते हैं साथियों अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।